एक दिवस 2 में सत्र नंबर 1 आकलन और रेमेडियल। देखिए आकलन क्या है, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट। अगर मैं शुरुआत अपने प्रशिक्षण से जोड़ के करूं तो आपको उस प्रशिक्षण में प्री टेस्ट दिया जाता है। प्री टेस्ट का मतलब ये होता है, या प्री असेसमेंट, प्री टेस्ट से मेरा मतलब है यहाँ पे असेसमेंट। तो उसमें एक आकलन किया जाता है आपके प्री असेसमेंट टेस्ट को लेकर के आप अभी प्रशिक्षण से पहले कितना जानते हैं, और 4 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद आपका पोस्ट असेसमेंट किया जाता है। फिर ये जानने का प्रयास किया जाता है कि अब आप कितने अपडेट हो गए, ठीक है ना। तो ये तो हमारे प्रशिक्षण संबंधित हो गया पूर्व और पूर्व असेसमेंट, प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट। अब देखिए हम अपने स्कूल लेवल पे बात करें तो एक शिक्षक कक्षा कक्ष में जाता है। जब भी कक्षा कक्ष में जाता है और बच्चे को देखता है, उस बच्चे का आकलन एक अच्छा टीचर उसी समय से करना शुरू कर देता है। उसकी एक अच्छा टीचर, एक आदर्श टीचर कक्षा में जब बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस होता है तो बच्चे की एक एक्टिविटी को देख करके वो उसका असेसमेंट करना शुरू हो जाता है। असेसमेंट एक अंदाज कह सकते हैं, अंदाज मात्र की एक प्रक्रिया है। हो सकता है कई बार आपका असेसमेंट फेल भी हो जाए। आप कई बार सोचते हैं कि बच्चे को ये पता होगा, लेकिन जब हम पूछते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पता न हो, या आंशिक पता हो या पूरा पता हो। लेकिन अगर आपका और बच्चे का डेली एक दूसरे से तालमेल बैठ रहा है, रोज आपका मिल रहा है, बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप बच्चे से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे के बारे में काफी हद तक बिना टेस्ट लिए काफी हद तक बच्चे का आप इवैल्यूएशन नहीं आकलन कर पाए। इवैल्यूएशन आकलन की एक बड़ी प्रक्रिया है। आकलन 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 करते 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 हम मूल्यांकन पर जाते हैं। तो आकलन क्या निकल के आया? आकलन एक सतत प्रक्रिया है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको टेस्ट लेकर के किया जाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल देकर मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं कि आप अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, तो पेरेंट्स मीटिंग में आपका एक तो पेरेंट्स मीटिंग होता है कि टेस्ट लेने के बाद टीचर बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और पेरेंट्स मीटिंग उसमें आपको आपके बच्चे के बारे में जो बताते हैं कि आपका बच्चा जो है अंतर्मुखी है, आपका बच्चा बातचीत नहीं करता है, या आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या एक्स्ट्रा बिहेवियर है, या बच्चा आपके को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले रहा है ना, आपका बच्चा शैतान है, आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है। ये क्या है? उस टीचर का आपके बच्चे के प्रति एक आकलन, ठीक है ना। और आकलन समय समय पर बदलता रहता भी है। आपने कई बार ये कहते सुना होगा कि ये व्यक्ति यार अब तो बहुत बदल गया, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो बहुत बदल गया, पैसे का घमंड आ गया, या किसी और चीज का उसमें होगा। जो मेरे साथ पहले इसका जो मेरा जो पहले आकलन था इस व्यक्ति के बारे में वो चीज। तो जब हम छोटे छोटे आकलन करते करते हम एक बड़े आकलन की तरफ पहुंचते हैं, और बड़ा आकलन ही मूल्यांकन है, जिसे हम संकुचित भाषा में परीक्षा कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षा एक संकुचित मेजरमेंट है। देखिए ना ही इवोल्यूशन परफेक्ट होता है, ना ही आकलन। ये सब अंदर ऐसी कोई विधि नहीं बनी है कि बच्चे का हम 100% उसकी मनस्थिति को हम पहचानें। हम उस बच्चे के साथ रह करके, शिक्षक क्योंकि स्कूल लेवल पर शिक्षक सबसे नजदीक होता है, तो जितना उस बच्चे के बारे में, शैक्षिक स्तर के बारे में शिक्षक बता पाएगा, उतना और कोई बता नहीं पाएगा। इसी से संबंधित एक वर्ड और निकल के आता है, मापन। मापन एक संख्यात्मक इवोल्यूशन है कि बच्चे को हमने एक आकलन और इवोल्यूशन करके हम लास्ट में उसका एक मार्कशीट के रूप में देते हैं। शॉर्ट में तो मार्कशीट एक मापन है बच्चे का कि यह बच्चा 60% लेवल का है, 70% लेवल का है, या 80% लेवल का। हमारे तमाम शैक्षिकविदों ने, शिक्षाविदों ने यह पाया कि आज मैंने एक टेस्ट लिया, मान लीजिए कि इस किताब के मैं 5 पेपर बना रहा हूँ। मैंने कहा बच्चों कल मैं इस किताब का टेस्ट लूंगा, और मैंने किसी टीचर से, किन्हीं टीचरों से 5 पेपर बनवा लिए, सिलेबस यही है, और मैंने पहला पेपर बच्चों को दिया, और इस बच्चे ने 61 मार्क्स पाए और इस बच्चे ने 63 मार्क्स पाए। मापन मेजरमेंट से यह पता लगा कि यह बच्चा 63 वाला इससे होशियार है, मापन से लगा। लेकिन
वास्तविकता यह हो यह जरूरी नहीं है। मैंने दूसरा पेपर दिया उसी किताब का, उसी सिलेबस का, इट मे पॉसिबल कि ये लड़का 63 ले आए और ये लड़का 61 लाए। तो मेजरमेंट कोई एक्यूरेट मापने का, बच्चे के मापने का कोई एक्यूरेट मापन नहीं है, लेकिन हम एक अंदाज मात्र कह सकते हैं कि यह बच्चे नियरली इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बीच में ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग कॉन्सेप्ट को लाया। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना 5 पेपर ले रहा हूं मैं, कभी इस बच्चे के 61 आ गए, कभी 63 आ गए, कभी 65 आ गए, है ना, कभी 72 आ गए, और जो दूसरा बच्चा पहली बार में जो 63 लाया था उसके दूसरी बार में 60 आ गए, तीसरी बार में 68 आ गए, और चौथी बार में उसके 65 आ गए। तो इन 5 इवोल्यूशन पेपरों से मैंने 5 टेस्ट लिए, तो जो उनके परिणाम आए 60, 61, 62, कभी इसके भी 60, तो मैंने क्या पाया, दोनों बच्चे कैसे हैं। अगर मैं ओवरऑल व्यू कहूँ तो क्या कहूँगा कि दोनों बच्चों का जो लर्निंग लेवल है या इंटेलिजेंस लेवल है वो कैसा है, इक्वल है, समान है ना। मार्किंग आगे पीछे हो रही है, लेकिन कभी ये 63 ले आता है, कभी ये 63 ले आ रहा है, तो उनका जो लर्निंग लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो कैसा है, इक्वल है। तभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये कहा कि अगर मार्किंग में हम बच्चों को उलझाएंगे तो ये सही नहीं होगा। तो उन्होंने 20-20 नंबरों के गैप पर ग्रेडिंग कर दी कि 1 to 20 मतलब 80 to 100 ए ग्रेड और 60 to 80 बी ग्रेड। तो वहाँ उनका उस ग्रेड को देने का मतलब क्या था, जैसे इन दोनों बच्चों में इन दोनों बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल 1 है, इसलिए उनको ग्रेडिंग देकर के उनको समान रखना। अगर हम मार्क्स रखते 63 और 61 तो वो जहां कहीं भी जाता हम उसकी मेजरमेंट मार्कशीट को देख करके 63 वाले को इंटेलिजेंट 100% मानते, जबकि वास्तविकता क्या है कि दोनों का लेवल सेम है। इसलिए ग्रेडिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया और उस ग्रेडिंग रखे गए। ये देखिए, क्योंकि हम SCERT टू NCERT मूव कर रहे हैं, तो वहां पर यह भी आपने देखा होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इससे पहले CCE पैटर्न पर एजुकेशन सिस्टम को लागू किया था। CCE पैटर्न से मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यू जो अभी आपने हिंदी में बोला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सतत करना है और व्यापक करना है। बच्चा खेल रहा है तब भी उसका इवोल्यूशन हो रहा है, आप गतिविधि करा रहे हैं तब भी उसका आकलन हो रहा है, आकलन भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इवोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है ना। आकलन से इवोल्यूशन की प्रक्रिया आकलन से निकलती है, आकलन करते करते हम इवोल्यूशन पे पहुंचते हैं और इवोल्यूशन से हम पहुंचते हैं मापन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये असेसमेंट या इवोल्यूशन की परफेक्ट प्रक्रियाएं नहीं है। जैसा कि मैं आपको अपने और आपसे जोड़ के कहूँ कि जो जब हम अपने स्कूल लेवल पे जो परसेंटेज लाए थे, आज अगर उन्हीं पेपरों को दे दिया जाए तो हमारा वही मार्क्स आए, यह जरूरी नहीं। यहाँ यह भी जानने योग्य बात है, मापन इसलिए और ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अगर एक ही कॉपी आप 3 टीचरों से अलग अलग चेक करा लेना, खास तौर पर भाषा और हिंदी जैसे विषयों की, तो वो 3 टीचर एक ही कॉपी में, अगर एक मैंने कॉपी बच्चे से लिखवा ली और फोटो स्टेट करा के इसकी मैंने 3 कॉपियां कर ली और तीनों टीचर को मैं दे देता हूँ, भैया इसको चेक कर दो, तो वहां भी आपको भिन्नता मिलेगी, ठीक है ना। इन भिन्नताओं से बच्चा इसमें जकड़े नहीं, इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में 20 का अंतर है और 20 में बच्चा कहीं ना कहीं उसमें स्केलिंग में आ जाता है। तो यहाँ इस प्रकार हमारा आकलन से मूल्यांकन और मूल्यांकन से आप मापन तक पहुंचने की प्रक्रिया करते हैं। अगर हम अपने प्रशिक्षण की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो आकलन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम बेसिक स्कूलों में हमारे यहाँ पेपर से ज्यादा बच्चों का आकलन इंपॉर्टेंस है। क्यों? देखिए, आपने देखा होगा कक्षा 1 और 2 में लिखित से ज्यादा हम लोग ओरल मौखिक एग्जाम में लास्ट में मौखिक एग्जाम लेते हैं। मौखिक एग्जाम लेने का मतलब ही क्या है? क्योंकि बच्चा हो सकता है फर्स्ट में अच्छी तरह से लिख ना पाए लेकिन वो अपनी मौखिक दक्षता को व्यक्त करने में सक्षम है, तो उसको ओरल स्किल के माध्यम से उसको एनकरेज करना, उसको आगे, हमारा उद्देश्य बच्चे को डिमोरलाइज करना तो है ही नहीं। तो हमने मौखिक उसका ले लिया और उसकी मौखिक स्किल के आधार पर
ओरल स्किल के आधार पर हमने ये पाया कि नहीं, ये बच्चा कक्षा 1 के लायक है। तो छोटी क्लासों में आकलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी होते हैं और सीबीएसई बोर्ड्स में भी होते हैं समेटिव और कौन सा था, समेटिव टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट। वो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, पहले इनको यूनिट टेस्ट कहते थे, नाम अलग अलग हो सकते हैं। देखिए तो आकलन के भी दो प्रकार हैं, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब हो गया रचनात्मक और समेटिव का मतलब हो गया योगात्मक। रचनात्मक का मतलब है कि खेल खेल में बच्चे को पता ही नहीं लग रहा कि मैं बच्चे को असेस कर रहा हूँ। बच्चे को मैंने ग्रुप डिस्कशन दे दिया, ग्रुप डिस्कशन में 10 बच्चे हैं और 8 बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, 2 बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, उन 8 बच्चों का मैंने रचनात्मक तरीके से उसका इवोल्यूशन मैंने टेस्ट पेपर नहीं किया, एक रचनात्मक खेल खेल पता करने कि ये 8 लड़के मेरी बात को समझ रहे हैं। अब रह गई आपके लिए फिर 2 बच्चों का रह गया, उन 2 बच्चों को आप अपने हिसाब से उसको कर लें। फिर लास्ट में होता है योगात्मक। योगात्मक यानी कि उसको थोड़ा बड़े रूप में उसका जिसको हम समेटिव टेस्ट भी, फॉर्मेटिव और समेटिव के छोटे छोटे टेस्ट हैं।